हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण को डिटेल में समझेंगे। एनसीईआरटी की हर एक चीज़ को, परिभाषा को आसान शब्दों में देखेंगे और एनसीईआरटी के जितने प्रश्न उत्तर है वो भी हम सारा कवर करेंगे। और बच्चों, इसके बाद एक अलग वीडियो आएगी जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ढेर एक ही जगह पर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर 2 से वो आएगा। तो वो करने के बाद मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर आपका 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो लाइक करना, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अम्ल, क्षारक और लवण तीनों को डिकोड करेंगे, ठीक है। अम्ल क्या होता है? अगर मैं अम्ल की बात करूं बेटा, अम्ल अंग्रेजी में इसको एसिड बोलते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है ना, खट्टा। इसका जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में ना बेटा क्या होता है, खट्टा होता है। और ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। अम्ल क्या करता है ना, जलीय विलयन में क्या देता है, कौन सा आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। ध्यान रखिएगा, इस पर बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। अम्ल बेटा लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देते हैं और लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं। ये देख रहे हो आप, नीला लिटमस पेपर जैसे ही डुबा हुआ अम्ल में तो ये लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र क्या होता है बेटा, सूचक होता है। सूचक किसे कहते हैं, जो हमें सूचना देते हैं। अब बेटा जो अम्ल होता है ना नेचर में, जो हमारे जहर होता है, ठीक है, वो भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अब जहर को तुम टेस्ट कर पाओगे क्या, कि भाई टेस्ट करके देखता हूँ क्या है, काम खत्म है ना। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए सूचक होते हैं। सूचक क्या होता है, ये लिटमस पत्र लिया मैंने नीला, और अगर ये अम्ल है, क्षारक है, कैसे बतलाएंगे। अगर नीला लिटमस पत्र आप डुबो रहे हो, जो चीज़ है वो, उसमें अगर वो लाल हो जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, वो अम्ल है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ठीक है, और स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, इसका सीधा मतलब है कि वो अम्ल है। और अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो परिभाषा एग्जाम में आता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3, CH3COH, ATC। तो इस तरीके के उदाहरण है, ठीक है। आप पहले जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। बेटा वीडियो को मैं देख रहे हो, आप प्रॉपर आपके नोट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। इसको एक वीडियो अगर आप ढंग से देख लोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। आपको बाकी वीडियो किसी की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मस्त तरीके से मैंने लिखा है इन चीज़ों को। तो देखो, अम्ल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकृति प्रदत्त अम्ल, जो कि प्रकृति में ही मिल रहा है हमें, और दूसरा होता है खनिज अम्ल। प्रकृति को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स, एंड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सो प्रकृति प्रदत्त अम्ल, नेचुरली अक्योरिंग एसिड्स क्या होते हैं। जैसे प्रकृति प्रदत्त अम्ल तनु अम्ल होते हैं, जो प्रकृति में मिला जाता है ना अम्ल, वो कैसे होते हैं बेटा, तनु अम्ल होते हैं, ठीक है। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल विविध मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे ये बेटा आपके टमाटर हो गया, ये इमली हो गया, ये संतरा हो गया, ठीक है। तो ये सब में हमारे क्या है बेटा, प्रकृति प्रदत्त अम्ल हैं, जो कि तनु अम्ल होते हैं, जो कि नुकसानदायक नहीं होते, ठीक। कुछ सामान्य फलों तथा खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल इस प्रकार है। जैसे आपका फल सिट्रस फल है या फिर प्याज है, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है एक्सॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। इमली में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठंडे जो पेय होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। संतरा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि भैया
दही दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पर टिक करना है। हर एक चीज़ ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। अभी तो बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अब हम बात करेंगे खनिज अम्ल के बारे में। मिनरल्स एसिड्स क्या होते हैं? तो खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, एक आएगा दुर्बल अम्ल, एक आएगा दुर्बल क्षार, एक आएगा प्रबल अम्ल और एक आएगा प्रबल क्षार। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल आदि, ये सब आपके क्या होते हैं? खनिज अम्ल। कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले हमारे क्या है? खनिज अम्ल हैं। ठीक है, उसके साथ ये खनिज अम्ल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं, तभी इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। जो खनिज अम्ल होते हैं औद्योगिक मतलब बड़े पैमाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, इन अम्लों का उपयोग विशेषकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी जो खनिज अम्ल है और जो प्राकृतिक अम्ल में नेचुरली होते तनु अम्ल होते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन ये नुकसानदायक हो सकते हैं या फिर होते हैं, इसलिए इनको चखना नहीं चाहिए और छूना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ है बेटा, ये होते हैं हमारे खनिज अम्ल। अब हम बात करेंगे क्षारक। ठीक है, क्षारक अम्ल, क्षारक, लवण से आप घिरे पड़े हो। आपके रसोई घर से लेके आपके सारे चीज़ों में ना अम्ल, क्षारक, लवण हैं। ठीक है, आपके दैनिक जीवन में। सो क्या क्या देखो, जो साबुन होता है ना वो आपका क्षारक होता है। ये जो सोप है, साबुन है, ठीक है, ये क्या होता है? इसका स्वाद तीखा या फिर कड़वा होता है। क्षारकों का स्पर्श चिकना, साबुन जैसा होता है, चिकना, फिसलता है। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अगर आप लाल लिटमस पत्र ले रहे हो और उसमें डुबो रहे हो तो उसको वो नीला कर देगा, उसको वो नीला कर देगा। ठीक है, ये भी पहचान है। जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। अभी इसके बाद में pH स्केल के बारे में हम बढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में सीखेंगे। तो देखो बेटा, H पॉजिटिव आयन अम्ल देता है, OH नेगेटिव आयन क्षारक देते हैं, क्षार। ठीक है, ये ध्यान रखना। परिभाषा क्या बन सकती है? वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। ये भी लिख सकते हो। और ये स्पर्श में चिकने होते हैं, ये भी आगे बढ़ा सकते हो, तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। सो देखो बेटा, उदाहरण क्या है इसके, कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे सोडियम, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण में बताऊँ बेटा, बहुत सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 या 3, कम से कम 2 तो याद करनी है आपको उदाहरण। और हमेशा जो भी परिभाषा आप लिख रहे हो उसके साथ उदाहरण देना ही देना है, भले एग्ज़ाम में बोला हो या ना बोला हो। आपका ये कर्तव्य है कि आप उदाहरण दो। उदाहरण नहीं दोगे नंबर ज़रूर कटेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम प्रतीक से लिखते हैं NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, तो इनमें से जो आपको 2-3 आसान लगते हैं उसको याद कर लो और एग्जाम्पल में वो उदाहरण में दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्षारक पे कुछ नोट है। नोट क्या है? वे क्षारक जो जल में विलय हैं और जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सभी क्षार
क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है बेटा, क्षार हैं। अब जितना अभी हमने पढ़ा अभी क्षार हमने पढ़ा, क्षार पढ़ा, अभी लवण आने वाला है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से ही लवण बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। तो जितना कुछ अभी पढ़ा उस पर NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो अभी हम देखते हैं और उस पर प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक आश्वित जल, शेष में 2 में से 1 में से अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आप केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। आपके पास 3 परख नली हैं, ठीक है, आपके पास 3 परख नली हैं, ऐसे 3 परख नली हैं, ठीक है। तो एक में आश्वित जल है, ठीक है, और आपको एक ही लिटमस पत्र दिया गया है, तो आप कैसे पता लगाओगे किस परख नली में क्या है। देखो तीनों परख नलियों में नए हमारे पास क्या है बेटा, लाल लिटमस पत्र दिया गया है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया, मान लो इसमें आश्वित जल है, इसमें आश्वित जल में क्या होता है ना बेटा, लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, पानी है, वो पानी उदासीन होता है, पानी का जो pH वैल्यू होती है ना वो 7 होती है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। अभी pH पैमाने के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चलकर। सो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आश्वित जल यानी कि पानी, अगर मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, अगर मैं आश्वित जल में डुबोऊंगा तो कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही मुझे देखा कि कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, रंग नहीं बदल रहा है, यानी कि बेटा वो आश्वित जल है। ये जो भी लिखा हुआ है वो तो आप बना के लिख सकते हो, जो आप समझने की मेन चीज़ है समझना। उसके बाद मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, मैंने यहाँ डुबोया इस वाले में, जैसे ही मैंने इस वाले में डुबोया लाल लिटमस पत्र नीला हो गया, ठीक है। लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो वो क्या है बेटा, क्षारक है। वो क्या है, मुझे पता लग गया बेटा ये क्षारक है। अब तुम्हारा लाल लिटमस पत्र मैंने डुबोया था, वो नीला हो गया, और नीले लिटमस पत्र को तुम जब इसमें डुबोगे तो वो लाल हो जा रहा है। नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो रहा है तो यानी कि वो क्या है बेटा, वो अम्ल है। इस तरीके से मैं पहचान कर लूँगा कि किन परख नलियों में अम्ल है, किस में क्षार है और किस में उदासीन है, यानी कि किस में आश्वित जल है। इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। सिंपल। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। सो बेहतर चीज़ है अगर आप समझ गए तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। मेन चीज़ है समझना, रटना नहीं। आगे बढ़ते हैं। सूचक, सूचक क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है और ये हमें उस चीज़ की सूचना देते हैं, इसीलिए इसे हम सूचक कहते हैं, ठीक है। तो सूचक के जो प्रकार है बेटा 3 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक जो हम बनाते हैं, प्राकृतिक जो मतलब खुली मात्रा में मिल रहा है प्रकृति में, और गंधीय मतलब जिसका गंध से पता लगाते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए। पौधों एवं प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे लिटमस, हल्दी। ये लिटमस पत्र है, ये अपने आप तो बन के नहीं आया, ये लकड़ियों से बना है, तो ये प्राकृतिक सूचक में ही आते हैं। हल्दी प्राकृतिक सूचक में आते हैं, जो पेड़ पौधों से बनता है वो होते हैं प्राकृतिक सूचक। नंबर 2, कृत्रिम, जिनका निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है, केमिकल से अगर बनाया जा रहा है कोई चीज़ तो वो हमारा कृत्रिम सूचक होगा। उदाहरण फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे होते हैं कृत्रिम सूचक, ठीक है बच्चों। अब आता है गंधीय सूचक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, गंध, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। जो गंध है ना बेटा, जो एक्चुअल गंध है, अम्लीय माध्यम में जाओगे तो उसका गंध कुछ और ही होगा, क्षारीय माध्यम में जाओगे कुछ और ही होगा।
तो वो सूचक हमारे क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। उदाहरण, प्याज का रस, लौंग का तेल, इनकी सुगंध बदल जाती है अगर माध्यम में जाओगे, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो ये होते हैं हमारे सूचक। अब हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। देखो, किसी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता होती है वो उसके X पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। और ये चीज़ हम pH स्केल से भी समझेंगे। अभी मैं आपको pH स्केल के बारे में भी बताऊंगा। ये देखो स्केल दिख रहा है ना, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन चीज़ है, कोई भी अम्ल है, कोई भी क्षार है, उसकी प्रबलता के लिए, अम्ल की प्रबलता के लिए जो उत्तरदायी होता है वो X पॉजिटिव आयन होता है, और क्षारक के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, और ये pH पे मैंने पेज से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन अथवा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब सार्वभौमिक सूचक या फिर सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक पूरा होता है स्केल, विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है अलग अलग चीज़ों में। तो इसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक या फिर सार्वत्रिक सूचक, जैसे ये। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे pH स्केल। ठीक है, ये स्केल आपके सामने दिख रहा है। जो pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है बेटा? 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक, अब ये चीज़ क्या है, pH क्या होता है? pH पैमाना, pH स्केल। तो pH स्केल से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम ज्ञात करते हैं। pH पैमाना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ऐसे एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो pH स्केल क्या होता है? pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं जिसकी मदद से हम अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता का पता लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कॉपी में लिख लेना। अब अम्ल क्या होता है? देखो बेटा, ये 7 है ना, ये 7 दिख रहा है, 7 पे होता है उदासीन। उदासीन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, पानी, अगर स्वच्छ पानी ले आप, उसमें गंदगी बिल्कुल ना हो, तो पानी में कोई स्वाद नहीं होता है, टेस्ट लेस होता है। कई लोग बोलते हैं पानी मीठा होता है, मीठा मीठा पानी नहीं होता है। एकदम स्वच्छ पानी जो होता है, बिना प्रदूषित पानी, उसका स्वाद ही नहीं होता है कुछ। ठीक है, और इसीलिए उदासीन होता है। उदासीन टेस्टलेस होता है, मतलब ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, उदासीन है, और इसका pH पैमाना 7 होता है। ठीक है, अब इधर की ओर जाओगे, देखो ये तीर इधर बना रखा है मैंने। अम्ल, जितना pH मान कम होगा, देखो 0 से 7 के बीच, 7 भी नहीं, 0 से 7 के बीच बोला है मैंने। अगर 7 आएगा तो उदासीन हो जाएगा। 0 और 7 के बीच में, 0 से लेकर 7 के बीच में सब अम्ल होते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अम्ल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अम्ल है। 7 नहीं, 6.9 भी अम्ल है, लेकिन 7 अम्ल नहीं है। ठीक है, तो जितना pH मान कम होगा उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होगी। अगर कोई तत्व है जिसका pH मान 1 का मान लो 2 है, और 1 का मान लो 3 है, और 1 का मान लो 4 है, तो इसकी जो अम्लता होगी वो ज़्यादा होगी। जितना pH मान कम होगा उतना अम्लता ज़्यादा होगा। और 7 से ज़्यादा, 7 से बड़ी और 14 तक क्या होता है बेटा? क्षार होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो जितना pH मान ज़्यादा होगा उतना क्षारीय प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं कोई तत्व ले लूँ A, जिसका एक 8 है,
बी जिसका 7 है 7.2 मान लो, और सी मान लेता हूँ इसका है 13। तो जिसकी पीएच मान ज़्यादा होगी उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? सो वही चीज़ लिख रखा है, अगर पीएच 7 है तो वो उदासीन विलयन है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन है। ठीक है, अब हमें प्रश्न आ गया है एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स पर। मैंने हर चीज़ टॉपिक वाइज रखी है। प्रश्न क्या है, आपके पास दो विलयन है ए तथा बी। विलयन ए का पीएच मान 6 है एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है? सो देखो बेटा, ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। ठीक है, सो देखो जिसका पीएच मान 6 है 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है ये 8 है, ये क्या होगा बेटा? क्षारीय होगा। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H पॉजिटिव की बात पूछ रहा था, 8 है। 8 का मतलब क्या हुआ बेटा? 7 से ज़्यादा यानी कि OH नेगेटिव। आपसे हाइड्रोजन आयन की पूछा है तो बेटा किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी। ठीक है, विलयन ए में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है, ये आप लिखोगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन या तो 2 नंबर में आएगा या फिर 1 नंबर में पक्का, और ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बेटा, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। मैंने पहले ही बोला कि विलयन अगर H पॉजिटिव क्या होता है? विलयन की अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? ठीक है, तो होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्षारकीय विलयनों में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन ये फिर भी क्षारकीय होते हैं। अगर H पॉजिटिव है तो आयन होना चाहिए, परंतु ये क्षारीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयनों OH नेगेटिव की सांद्रता H पॉजिटिव आयन से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, देखो बेटा वोट कर लो तुम, अगर ए के पास 2 लोग हैं और बी के पास 98 लोग हैं तो तुम ए वाले को भूल ही जाओगे, भैया इसके पास ना के बराबर है, तो वरीयता सिर्फ बी वाले को दी जाएगी क्योंकि उसके पास 98 है और ए के पास सिर्फ 2 है, तो ना के बराबर है, तो एक ख़त्म है बिल्कुल, है ना। तो H पॉजिटिव होता तो है लेकिन OH नेगेटिव इतना ज़्यादा होता है कि उसे वरीयता मिलती है, H पॉजिटिव का नाम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तभी इसको क्या हम क्षारकीय बोलते हैं, अम्लीय नहीं बोलते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल व क्षारों के साथ रासायनिक गुण। ठीक है, सो बहुत ही शानदार है। मैंने एक ही जगह बना रखा है, देखिए बच्चों, देखो इस तरफ अम्ल रखा है मैंने और इस तरफ क्षारक रखा है, दोनों का अंतर बनाते हुए बताया मैंने ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बने, याद करने में आसानी हो और बढ़िया हो। देखिए पहला टॉपिक लिया है मैंने, धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? टेबल बनाओ। देखो ये अम्ल है, ये धातु है, तो हमारा क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ये लिखोगे। उदाहरण दे सकते हो, जैसे बेटा H2SO4 है, Zn है, तो क्या बनेगा? ZnSO4, ये लवण है हमारा और हाइड्रोजन गैस। और क्षारक क्या करता है बेटा? ये भी लवण बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये क्षारक है, ये धातु है, ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, दोनों सेम चीज़ करता है। ये मैंने एक क्षारक ले लिया NaOH, ये मैंने धातु ले लिया Zn।
तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, ये एक लवण है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। तो दोनों ही सेम चीज़ करते हैं। उदाहरण दे के लिख लेना प्रॉपर, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके मस्त बन जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण ये देख लो बेटा। देखो ये एक चीज़ है, ये एक आपके एनसीईआरटी में एक क्या है बेटा, क्रियाकलाप बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो क्रियाकलाप है। ठीक है, ये हमारी परख नली है, ध्यान से देखना, परख नली बोलते हैं। ये हमारा स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है। और इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा, ये हमारे पास कोई चीज़ है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, इस चीज़ को पूरा अभी एक्सप्लेन करेंगे और इस एनसीईआरटी में पूरा लिखा भी हुआ है बढ़िया से। तो देखो, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास ये हाइड्रोजन गैस है, ये परख नली है। जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, ये हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली में जब जलती हुई मोमबत्ती लाओगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि करते हुए, मतलब हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, चटपट चटपट करने लगता है, पट 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 करने लगता है, करते हुए जाती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये दानेदार, ये हमारे पास एक परख नली है, ये बड़ा बड़ा है, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। ठीक है, ये स्टैंड है, ये पानी इसमें परख नली के थ्रू ये आया। ठीक है, ये मेरा मोमबत्ती है। ठीक है, ये इसके जैसे ही पास लाया, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है, मतलब जल रहा है। हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के बुलबुले हैं ये। ठीक है, और ये साबुन का विलेन है हमारा। अब इस पर प्रश्न आया है, देखो छोटा मोटा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो देखो बेटा, दही तथा खट्टे पदार्थ प्रकृति में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे पदार्थ हैं, तो ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्ल पीतल तथा तांबे, पीतल तथा तांबे जो कि धातुओं के हैं, इनके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अभी मैंने बताया कि अम्ल हो, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो जो दही है, ठीक है, जो खट्टे पदार्थ हैं, पीतल धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, लवण बनाते हैं। और ये जो लवण होते हैं बेटा, ये विषैले होते हैं। क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। इसीलिए दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अगर तुम रखोगे वो हो जाएगा जहरीला। ठीक है, और उसे तुम खाओगे तो हो सकते हो बीमार पड़ जाओगे, पेट खराब होगा, पेट दर्द होगा, क्या पता और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए, क्योंकि जहर बहुत नुकसानदायक होता है। जहर से तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये चीज़ भी हमने सीख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछा भी गया है। सो देखो बेटा, कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। देखो, जब एक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, आप जानते हैं। उदाहरण देखो, जैसे जिंक ले लिया, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है, ये उदाहरण हमने लिया भी था, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, हाइड्रोजन की उपस्थिति का परीक्षण, वो परीक्षण अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस है इसमें, कैसे पता लगेगा। गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाने पर फटफट की आवाज़ करेगी, धमाके की आवाज़ के साथ साथ जलती है, तो यह हाइड्रोजन गैस ही होती है। इससे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, सो इसमें ना ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर आएगा Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस S2। ठीक है, ये होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखना, ये सब नहीं लिखना है।
अगला प्रश्न है, एक धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, सो ये हमसे बोला है। तो धातु यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि जो उत्पन्न गैस बोला गया है क्वेश्चन में वो कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगा क्योंकि अगर HCl किससे अभिक्रिया करे, CaCO3 से अभिक्रिया करे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तभी जाके हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट की आवाज़ करेगी। तो ये लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अभिक्रिया क्या है? धातु ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हम अंतर देख रहे थे ना, धातु के साथ अभिक्रिया देख रही थी, फिर उस पर बनने वाले सारे प्रश्न हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? अगर इस तरफ क्या था, मेरा अम्ल था और उस तरफ मेरा क्षार था। अगर अम्ल धातु ऑक्साइड या फिर अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा? देखो, अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, लवण और जल का निर्माण करेंगे। उदाहरण ऐसे लिख सकते हो, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, लवण प्लस जल। ठीक है, इससे आपको पूरी रिएक्शन याद रहेगी। और उदाहरण के लिए जैसे ये अम्ल ले लिया मैंने HCl, धातु मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, इसको अभिक्रिया किया तो कॉपर क्लोराइड या ये मेरा लवण बन गया और ये मेरा पानी अलग हो गया। यही चीज़ क्षार में भी होती है। ठीक है, जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये NaOH मेरा क्षार है और ये मेरा क्या है बेटा? अधात्विक ऑक्साइड है का कार्बन डाइऑक्साइड। ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है मेरा, ये लवण हो गया और ये मेरा पानी हो गया। एग्जाम्पल। ठीक है, प्रॉपर आपके नोट्स भी बन रहे हैं, बढ़िया। अब क्या है? धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? देखो, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा हम पढ़ रहे हैं। NCERT के टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ मैं, और उसकी प्रश्न भी ले रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है, तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, लवण बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाती है। ठीक है, उदाहरण ये मेरा HCl है, ये मेरा Na2CO3 है धातु कार्बोनेट, लवण बना देगा ये मेरा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और पानी को मुक्त करेगा। अब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये भी वही काम करता है जो दूसरा करता है। क्षारक की बात करें, क्षारक धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब जब अभिक्रिया ही नहीं करते तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण आप कैसे करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने की ये क्रियाकलाप आपके NCERT में होगा। ठीक है, ये मेरा स्टैंड है, ये मेरी परख नली है। ठीक है, परख नली में सोडियम कार्बोनेट है ये मेरा। ठीक है, और ये जो चीज़ है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाएगा। और यहाँ पर ये जो है इसमें तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु। ठीक है, और ये जो लगा दिख रहा है आपको, ये थिसेल फनेल बोलते हैं, जैसे कीपर बोला जाता है। ये हमारा स्टैंड है और ये जो दिख रहा है ना भूरा भूरा पीला पीला सा, ये हमारा कॉर्क होता है। ठीक है, और इसमें ये जो लगा पड़ा है इसे हम बोलते हैं निकास नली, और ये हमने लगा रखा है इधर परख नली। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलन है। कैसे पता लगाएंगे? कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी
से प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और पानी दूधिया हो जाता है, मतलब दूध के कलर का हो जाता है ना। तो ये रिएक्शन है, ये मेरा कैल्शियम COH का वोल्ट ट्वाइस है, CO2 से अभिक्रिया करेगा, CaCO3 बनाएगा और पानी को अलग करेगा। कह रहे हैं अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा, तो CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रभावित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है, मतलब आर पार देख पाओगे ऐसा बन जाता है। यह है CaCO3 H2O, इस पर आपने CO2 मिलाया, CO2 की अधिक मात्रा होगी इसमें, तो ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। कह रहे हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का व्यवहार कैसा होता है वो आपको बताना है। इस तरफ हमने अम्ल रखा है और इस तरफ हमने क्षार रखा है, ठीक है। जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये उदाहरण है, ये HCl है, ये H2 है, जलीय उपस्थिति H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। क्षारक जो होता है बेटा जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये NaOH है, जल की उपस्थिति है OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये आपको लिखना है। तनुकरण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। अम्ल या फिर क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई आयतन में कमी आती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तनुकरण कहते हैं। अब कुछ सावधानी है बेटा, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाने समय क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ये नहीं कि फटाक से डाल दिया, एकदम प्यार से धीरे धीरे मिलाओ, ठीक है। उसके साथ यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है इसमें से, इसीलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। ये जो कांच की प्रणाली होती है ना उसे हम लगातार यूँ ही हिलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा कूल हो पाए, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि परफनली को धीरे धीरे हिलाते रहना, ये नहीं कि पकड़ के रखा है ऐसे और डाले जा रहे हो, उससे क्या होगा ना हीट बनेगी और टूट सकती है, ऐसे करने से वो थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। फिर क्या होता है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल में अम्ल नहीं मिलाना चाहिए, अंतर है। अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अधिक अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए क्या उत्तरदायी है बच्चों, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए अम्लीय दिखाते हैं। सीधी सी बात है, जब जब अम्लीय आएगा उसका उत्तरदायी कौन है, H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये इसका मुख्य कारण है। अल्कोहल तथा ग्लूकोज जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः इनके विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। अब जब अम्लीय गुण प्रदर्शित ना करने का कारण यही है कि वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, पूछा गया 2009 में बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव उत्पन्न करते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं।
विद्युत धारा प्रवाह के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और H पॉजिटिव होता है जो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये विद्युत धारा का चलन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि बेटा वो शुष्क है। वो शुष्क का मतलब क्या है? ड्राई, मतलब गीलापन नहीं है उसमें। अब जब गीलापन नहीं होगा तो वो उसमें चेंजेस कहाँ से आएंगे? यही कारण है। तो लिखा होगा शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि HCl अणु से H पॉजिटिव आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क है, जल ही नहीं है उसमें, तो जल नहीं है तो कैसे होगा? अतः H पॉजिटिव आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता। ये कारण है इसका। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और आया रखा है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंकित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अभी मैंने बोला था ना एक नोट, सो इसका कारण क्या है? अम्ल को तनु करने के दौरान इसमें जल कदापि नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अत्यधिक होती है। जो ऊष्मा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिससे मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है तथा पास में खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कि जो अम्ल जल में मिलाया जाता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो वो पात्र फट भी सकता है, ठीक है, और जो साथ पास में खड़े लोग उसको चोट भी पहुंच सकती है। इसलिए अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? हाइड्रोनियम H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव को कहा जाता है। तो कैसे होती है बेटा? इनकी सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लवण या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो लवण बनाने के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्तरदायी होती है। देखो कैसे बनता है लवण। जब अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण क्या बनता है बेटा? लवण बनता है। कैसे लिखोगे? आपने अम्ल लिया, आपने क्षारक लिया, इन दोनों को मिला दिया तो आपका क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो लवण बनाने के लिए हमारे पास अम्ल लेना है, हमें लवण लेना है, दोनों को मिला देंगे, अम्ल लेना है, क्षार लेना है, दोनों को मिला देंगे, लवण बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा अम्ल है HCl, ये मेरा क्षारक है NaOH, अभिक्रिया करके NaCl बना और पानी बना। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है, एग्जाम में आता है बार बार। अब हम बात करेंगे लवणों के pH के बारे में, ठीक है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है और ये उदासीन होते हैं, ठीक है। जो उदासीन होते हैं उसे हम लवण कहते हैं और प्रबल लवण होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं, ठीक। और प्रबल क्षारक या फिर दुर्बल अम्ल लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, कॉपी में लिख लेना। तो अब हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। जैसे कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से क्वेश्चन तो हर बार आता है, हर साल आता है। ठीक है, सो वो बेटा देखते हैं कैसे होगा। सो बच्चों देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। सो कैसे बनाया जाता है, उत्पन्न करने की विधि है ना, उसके बाद इसका उपयोग, उसके बाद इसका जो भौतिक गुण, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद जो होता है उसमें क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोर बोले तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होते हैं, तो इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है, ये NaCl है, ये 2H2 है हमारा, फिर क्या बना जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। G फॉर गैस, A फॉर एक्वस सोल्यूशन, सांद्र सोल्यूशन। ठीक है, ये आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस चित्र के अनुसार ये हमारे क्लोर क्षार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण फिगर है, ये चीज़ ज़रूर बनाना। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये नमक का घोल है पूरा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नमक का घोल है। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, और ये भी आपका क्या है, नमक का घोल है। तो ये ठीक है, क्लोरीन गैस जो निकलती है वो एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो होता है बेटा वो कैथोड पर मुक्त होती है। यहाँ से कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है, कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। यहाँ पर कहाँ भाग गया, उधर भाग गया आपके पास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। उपयोग क्या है, धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए, साबुन या फिर अपमार्जक बनाने के लिए, फिर आता है कागज़ बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में। अब मेन आता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर साधारण नाम है, तो आपसे पूछ सकता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, बनाने की विधि क्या है, इसके उपयोग क्या है। देखो बेटा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर हम क्लोरीन मिलाएंगे तो CaOCl2 बनेगा और पानी मुक्त होगा। तो ये बनाने की विधि है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ये बनाने की विधि है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस मिलाने से विरंजक चूर्ण बनता है। उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन बनाने के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के निर्माण के लिए, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। जो आपके 10 रुपये का बोतल बिकता है ना, बड़ा बड़ा 15-15 रुपये का, वो लोग पानी भरते हैं और उसमें बस क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, उसमें वो जितने भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सो इस तरीके से वो लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, ये इसका उपयोग है। उपयोग बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ वही है। साधारण नाम का रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, बनाने की विधि क्या है, और उपयोगी, और आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक गुण। उपयोग ज़्यादा आते हैं, भौतिक गुण तो ना के बराबर आते हैं। फिर बेटा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, बनाने की विधि क्या है, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो कि एक
ठीक है। कैसे बनाओगे आप? NaCl यानी कि नमक लोगे, उस पर पानी मिलाओगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे और उस पर अमोनिया मिलाओगे। ऐसे लिख सकते हैं NaCl, नमक में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाने पर NH4Cl और NHCO3 का निर्माण होता है। यही आपका क्या है बेटा? NH4CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, जैसे आप बेकिंग सोडा बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसका उपयोग क्या है? खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। ठीक है। एंटासिड, एंटासिड मतलब पेट में जब खराब हो जाता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो एंटासिड दे दिया जाता है। तो एंटासिड ये एक औषधि का काम करता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि का निर्माण करने में जब पकोड़े बनाते हो तो बोलते हैं ना सोडा लेके आ, सफ़ेद सफ़ेद वो डालते हो, फिर बढ़िया बढ़िया खस्ता बनता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, अग्निशामक में इस्तेमाल के रूप में इस पर इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है बेटा धोने का सोडा, इसका साधारण नाम धोने का सोडा है। तो सॉस और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, .10H2। तो बेकिंग सोडा ये आपका क्या है? Na2CO3 है। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। इसमें क्रिस्टलीकरण मतलब पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा? धोने का सोडा बन जाएगा। ठीक, इसका उपयोग क्या है? कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, बोरेक्स बनाने में, घर के साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, मतलब कपड़े धोने में इसका यूज़ किया जाता है। तो गंदे गंदे कपड़े जो होते हैं, अगर थोड़ा पानी भी गंदा है तो उसमें ये मिलाया जाता है, जिससे कपड़े आसानी के साथ धुल जाते हैं, तभी इसको धोने का सोडा बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, POP इसका साधारण नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 गुणा हाफ H2O। तो कैसे बनता है? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये मेरा क्या है? जिप्सम है। ये मेरा जिप्सम है। जिप्सम को मैंने 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया। ठीक है, तो ये CaSO4.12H2O बन गया। ये मेरा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये पानी के 1.5 मोल अलग हो गए। अब तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से पानी मिलाओगे तो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है कि जिप्सम कैसे बनाते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दो, जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डी को सही जगह लगाने में। हड्डी जब हाथ टूट जाता है ना तो टूटी हड्डी में प्लास्टर चढ़ता है, तो प्लास्टर किसका बनता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। खिलौने, सजावट के सामान बनाने में, दीवार की सतह देखते नहीं हो एकदम चिकना बनाने में भी लगता है, दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब प्रश्न पूछा गया है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना या फिर चौक का उपयोग करेगा? किसान अपने खेतों में कभी कभी ना सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें फेंकता है, वो क्या होता है? किन परिस्थिति में इन चीज़ों का उपयोग करेगा? देखो बेटा, किसान अपने खेत की मिट्टी को शुष्क चूना या बुझे हुए चूना या चौक के साथ तब उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई होगी। ठीक है, जब अम्ल बहुत ज़्यादा हो जाता है खेत में कि अम्लता मिट्टी की भी चेक कर दें, अम्लता बढ़ जाने पे फसल नहीं हो पाता, फसल नष्ट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उसको बैलेंस करने के लिए, अम्लता को बैलेंस करने के लिए ये सब मिलाया जाता है ताकि उसके pH मान को संतुलित किया जा सके। ठीक है, ताकि उसको उपजाऊपन फिर से बनाया जा सके, ताकि उसमें फसल फिर से हो पाए, तब ऐसा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम क्या है बेटा? CaO, वॉच का वोल्टाइज, जैसे हिंदी में बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना,
ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। आगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए सिर्फ समीकरण लिखिए, सिर्फ समीकरण लिखना है। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल हमारा अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा। बस ये अभिक्रिया हमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये मेरा जल है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है, अभिक्रिया करने के पश्चात जिप्सम बन जाएगा। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने बहुत ही आसानी के साथ सीख लिया है। मस्त तरीके से सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझा हमने, उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए एक वीडियो में, वन शॉट। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें एनसीईआरटी के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10-12 साल में पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, वो उसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, छोटे बड़े हर टाइप के प्रश्न को हम रखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर पूछे जा सकते हैं। तो उसको ज़रूर देख लेना, फिर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मस्त हो जाएगी एकदम। क्वेश्चन फिर यहीं से ही आएंगे, कहीं और से नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो हर जगह, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो जल्द उस वीडियो पे मैं आपको बना के दे दूँगा। और आपको बताइए मैं मैथ्स वगैरह सारा पढ़ा चुका हूँ, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करो और प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और जम के पढ़ाई करो।